So today we are going to discuss friction. तो फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो, जब भी हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली एक चीज, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फ्रिक्शन इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी अगर बात करी जाए फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। हमको जो भी कुछ भी कोई भी काम करना है तो फ्रिक्शन की जरूरत हमको होगी। ठीक है, डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में फ्रिक्शन का मतलब आखिर है क्या। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है ऐसे। इस ब्लॉक का जो मास है वो स्मॉल m है। ये हमने मान लिया कि इस ब्लॉक का मास जो है स्मॉल m है और ये ब्लॉक हमारा कहाँ पर है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि यहाँ पर देखें, अगर कांटेक्ट सरफेस को देखें कि ब्लॉक और ग्राउंड के सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है वो कैसा है, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें, थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि ये जो सरफेस है ना वो किसी एक पॉइंट पर कांटेक्ट में नहीं है। ये क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स पर एक दूसरे से कांटेक्ट में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नो बॉडी इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी बॉडी क्या है, परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। इस वजह से जो दो बॉडीज आपको एक दूसरे के कांटेक्ट में दिख रही है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि ये पूरा प्लेन जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में है, पर एक्चुअली वो किस तरीके से कांटेक्ट में है, ये डिफरेंट पॉइंट्स पर कांटेक्ट में है। अब हमको पता है कि जब भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो हर एक पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट्स पर वो कांटेक्ट में है वहां पर क्या लगता है, कांटेक्ट फोर्स लगता है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक कांटेक्ट फोर्स कोई F1 लग रहा होगा, इस पॉइंट पर कोई कांटेक्ट फोर्स F2 लग रहा, ये F3 लग रहा है इधर। ठीक है, उसी तरीके से ये F4 लग रहा, इधर F5 लग रहा। ठीक है ना, तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे उतने ही क्या है यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो डिफरेंट पॉइंट्स पर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं सबका डायरेक्शन क्या है, रैंडम है। कोई एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक पर फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, F फोर्स हमने इसको लगाया और इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दो सरफेस, जैसे यहाँ पर ये ग्राउंड का सरफेस है और ये ब्लॉक का सरफेस है, दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो फ्रिक्शन ये चाहता है कि दोनों फोर्सेस क्या रहे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस ब्लॉक के ऊपर, ये सारे जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस हैं सब क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे और इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ इस डायग्राम पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहाँ पर F एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो ये सारे कांटेक्ट फोर्स क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे, मतलब अपना एक रिजल्टेंट बनाएंगे जो क्या करेगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है। जैसे कि यहाँ पर ये सारे कांटेक्ट फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स Fc, जो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर रहा है। मतलब जब ये इस फोर्स का अपोज करेगा, आप इस कांटेक्ट फोर्स के, ये जो अपना कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ये इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट हमारा होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन, एक कंपोनेंट होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा नॉर्मल रिएक्शन और एक होगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये कांटेक्ट फोर्स कब अपीयर होता है, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहे हैं, बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, इसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ये कांटेक्ट फोर्स अपीयर होता है। इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन और एक हो जाता है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली किससे बैलेंस हो रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड पर रखा हुआ इस फिगर में अगर देखा जाए तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये अपवर्ड लग रहा होगा और जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू m into g, यहाँ पर m into g के लिए इक्वल है।
यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स में क्या रिलेशन है, जो अपना नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स, या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एक एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक है, मान लेते हैं 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 न्यूटन फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करा सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर F फोर्स लगाया 2 न्यूटन, और जब हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगता है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है नॉन जीरो, ठीक है। अब ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, 2 न्यूटन के फोर्स से ये मूव कर रहा है, ठीक। अभी इस 10 किलोग्राम के ब्लॉक के ऊपर अगर यहाँ पर अभी इसकी बात की जाए नॉर्मल रिएक्शन की, तो अभी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर n होगा ऊपर की तरफ और mg होगा किधर, नीचे की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि इसका मास कितना है 10 किलोग्राम और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 10, तो दैट मींस 100 न्यूटन का जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 न्यूटन फोर्स लगाकर इसको मूव करा रहे हैं। इस 10 किलोग्राम के ब्लॉक के ऊपर 10 किलोग्राम के ब्लॉक के ऊपर अगर हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, 100 किलोग्राम का ब्लॉक रख दिया, ये 10 किलोग्राम का जो ब्लॉक है इसके ऊपर हमने क्या किया, 100 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ पर रख दिया है। तो अभी यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n mg की अगर बात करते हैं तो कितना है 100 न्यूटन। अब अगर इस जो ये ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है इसका अगर नॉर्मल रिएक्शन हम कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं ये n2 है और ये किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, यहाँ पर m किसके इक्वल होगा 100 प्लस 10, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 10 और g का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 110 into 10 दैट इज 1100 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा क्या है नॉर्मल रिएक्शन इस सिचुएशन में। तो अब जब नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना हो गया है 1100 न्यूटन हो गया है, तो अब अगर हम इसको 2 न्यूटन फोर्स लगाकर मूव कराना चाहेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अगर देखा जाए तो कितना फोर्स दे रहा है 100 न्यूटन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो वो कितना हो गया 1100 हो गया, दैट मींस यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 न्यूटन फोर्स लगाकर तो नहीं खींच सकते हैं, तो इसको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम क्या करते हैं नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करते हैं तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट मींस जो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे क्या, म्यू, म्यू इनटू m। म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर, दिस इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर Fs क्या आ गया है μs into n आ गया। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक कितना फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, तो Fs अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है, तो ये होगा क्या 0.2 into 100 दैट मींस 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लग रहा है। जबकि अगर यहाँ पर बात करें Fs μs into n और μs का वैल्यू कितना माना है हमने 0.2 माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 into mg का वैल्यू कितना है 1100 न्यूटन, तो ये हो जाएगा कितना 220 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स 2 हो गया है, फ्रिक्शनल फोर्स 1 है। तो दोनों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 220 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है और यहाँ पर कितना है 20 न्यूटन का। तो इससे ही हमको ये पता चलता है कि अगर हम किसी बॉडी का वेट बढ़ा रहे हैं तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट मींस जो अपना फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम क्या बढ़ा रहे हैं, बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, चलो आओ देखते हैं थोड़ा सा और 2 मिनट, ठीक है भाई।